आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के साथ में। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। बहुत लोग को ईपीएफ पता होगा, ईएसआई क्या होता है, उस पर वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखते हैं कि एनपीएस क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है। बहुत लोग को इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी प्राप्त होगा, बहुत लोग को इसके बारे में सुना होगा, लेकिन प्राप्त मतलब कंप्लीट जानकारी आपको कोई नहीं बताया होगा। तो आज आज हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में ए टू जेड एनपीएस क्या होता है उसका पूरा ऑपरेशन करके हम लोग समझेंगे क्या एनपीएस क्या होता है, क्यों लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कब लाया गया है, इसका क्या बेनिफिट है, किसके लिए बेनिफिट है, सारा कुछ कंप्लीट। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस क्या होता है। एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो भारत सरकार ने रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम मतलब इसमें दो रेगुलर इनकम दो होता है, एक फिक्स और एक पेंशन के लिए शुरू की थी। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि जब आप एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो इसमें दो दो आगे बताएंगे, इसमें दो अकाउंट होता है। तो इसको जनरली गवर्नमेंट लाया गया था कि जो पहले था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को हर मंथ मिलता था, ये पेंशन के रूप में सुनने सुने होंगे आप लोग गाँव में या तो आसपास में जहाँ भी रहते होंगे कि जिसको नौकरी मिलता है। लेकिन अब गवर्नमेंट इसको स्कीम को चेंज कर दिया कि नहीं, जितना आप काम करोगे उतना ही आपको मतलब सैलरी मिलेगा। बाद में एक एक फंड का कॉर्पस तैयार किया गया है, उसको बोला गया एनपीएस। और ये क्या होता है, मार्केट लिंक होता है, मार्केट से लिंक, ये शेयर मार्केट से लिंक होता है, उसमें आपका पैसा जमा होगा और 60 ईयर्स के बाद आपको दो फंड में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एक लमसम मिल जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट को आपका पेंशन के रूप में वो पैसा आपको मिलता जाएगा। इसीलिए बोला गया कि एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो भारत सरकार सरकार ने रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मतलब पेंशन के लिए शुरू की थी। ठीक है, एनपीएस शुरू कब हुआ था, अब दिमाग में आएगा अब ये क्वेश्चन कि एनपीएस स्टार्ट कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2004 से सरकारी कर्मचारी के लिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये इस स्कीम का शुरू किया गया था। कब से, तो 1 जनवरी 2004 में केवल सरकारी एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया। बाद में गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया लॉ में, और 1 मई 2009 में इसको सभी भारतीय नागरिक के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, मतलब पहले स्टार्टिंग में जब एनपीएस लाया गया था वो केवल सरकारी कर्मचारी का ध्यान में रखते हुए लाया गया था। फिर गवर्नमेंट में इसमें अमेंडमेंट किया लॉ में, और फिर 1 मई 2009 में इसको भारत के सभी नागरिक के लिए खोल दिया गया है। तो एनपीएस का पर्पस क्या है, रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना सबसे पहला पर्पस होता है। हमको रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन हमको मिले, मतलब पेंशन बनाना। ठीक है, और एक बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट, जब हम पैसा जमा कर रहे हैं कोई भी फंड में तो उसका हमको टैक्स बेनिफिट भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब अब होता है कि एनपीएस अकाउंट तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तो एनपीएस उसका तो एम्प्लॉयर खोल देगा, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉय है वो कैसे खोल सकता है। तो प्राइवेट में जो कंपनी उम्पनी में काम करता है तो प्राइवेट कंपनी में भी एनपीएस कटता है तो उसका एम्प्लॉयर खोल देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉय है या तो फिर कोई छोटा मोटा कंपनी में काम करता है तो वो भी एनपीएस में अपना पैसा जमा कर सकता है खुद से अकाउंट खोल के। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत लोगों को जानकारी नहीं था कि जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका तो एम्प्लॉयर एनपीएस खोल देता है, जो प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहा है उसका भी एम्प्लॉयर अकाउंट खोल देता है, लेकिन जो खुद से काम कर रहा है, अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है या तो कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो उसको अगर एनपीएस में अपना पैसा जमा करना है तो वो खुद से कर सकता है। उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है, आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा एनपीएस अकाउंट। एनपीएस अकाउंट खोलने के बाद आपको एक एक मिलेगा, कार्ड मिलेगा जिससे पैन कार्ड मिलता है। उसी तरह इस कार्ड का नाम है प्राण, जिसका नाम है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जिस तरह पेन होता है, पैन कार्ड मिलता है, आधार कार्ड मिलता है, उसी तरह आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसका नाम है प्राण, प्राण नंबर मिलेगा। और उसका नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। उसमें क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन आप जमा करते हैं, और ठीक है, जमा करने के बाद क्या होता है, आप उसमें रेगुलर या कभी भी, मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको हर मंथ जमा करना है या तो फिर आपको साल में, लेकिन मिनिमम एक बार तो साल में आपको जमा करना पड़ेगा। आपका अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए जो मिनिमम चार्जेज है उसको जमा करना पड़ेगा। बाकी वाला आप एक बार भी कर सकते हैं, मंथली मंथली भी जमा करके आप इसमें अपना फंड को पर्पस कर सकते हैं। तीसरा क्या, इन्वेस्ट आपका पैसा को अलग अलग एसेट्स, एसेट्स बोले तो जैसे होता है कि अलग अलग एसेट्स मतलब इक्विटी में, कारपोरेट बॉन्ड में, सिक्योरिटी में, अल्टरनेटिव एसेट्स होता है म्यूचुअल फंड में, कहीं भी लगा के सरकार उससे क्या होता है कि पैसा को बिल्डअप करता है। और बिल्डअप करने के बाद जैसे आपका
आपने 10,000 रुपये जमा किया, गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट जमा करके आपको 15,000 रुपये बाद में दिया। फिर उसमें से कुछ पैसा आप लमसम ले लीजिएगा, कुछ पैसा पे आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन जितना ज़्यादा पैसा आप जमा कीजिएगा, पेंशन का अमाउंट उतना अधिक मिलेगा। लेकिन टर्म एंड कंडीशन है कि मार्केट परफॉर्म अच्छा करना चाहिए। अगर हो सकता है कि मार्केट परफॉर्म खराब कर रहा है, लेकिन अभी जो इंडिया का इकोनॉमिक्स है वो वेल एंड गुड है, कहीं ना कहीं और इकोनॉमिक्स से अच्छा ही है। बशर्ते कि अभी कुछ महंगाई चल रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए अभी गवर्नमेंट का थोड़ा सा बदलामी हो रहा है कि हाँ, जैसे कि अब हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, और सारा चीज़ का भी दाम बढ़ रहा है। ये सब चीज़ आप न्यूज में देख ही रहे होंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी अभी पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड ही तबाह है बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अपना गवर्नमेंट भी उतना अच्छा अभी काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसको चाहिए था कि अभी जीएसटी का रेट कम कर दे, वैट का रेट कम करके डीजल पेट्रोल का रेट का दाम कम कर दे, या तो फिर चाहिए इसको क्या, हर प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करवा के उसका हर प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट अपलोड करवा के उसका कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना प्रॉफिट मार्जिन करवा रहा है। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशन लेना पड़ेगा, जिस कारण से अभी थोड़ा सा मार्केट अनस्टेबल है। बट आगे जाके मार्केट स्टेबल हो जाएगा, ये तो है। ठीक है। चौथा होता है कि रिटायरमेंट। ये जो पैसा होता है आपका 60 साल के लिए जैसे रिटायरमेंट 60 ईयर पे होता है। ठीक है। जब आप ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, उसमें आपका जो भी आपका रिटायरमेंट 60 साल पे होगा, कुछ पैसा आपको लमसम में मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी को आपको क्या करता है, पेंशन खरीदनी होती है। पेंशन खरीदना मतलब क्या होता है, मतलब आपको एक एन्युटी फंड लेना पड़ेगा, जो दो भाग में 60% आपको पैसा मिल जाएगा, 40% अमाउंट आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो आप बताइए एनपीएस का अकाउंट कितना होता है। एनपीएस में भी दो अकाउंट होता है। सबसे पहले एनपीएस अकाउंट खोलना। एनपीएस में भी दो अकाउंट, सबसे पहला मैंडेटरी अकाउंट है टीयर वन अकाउंट। टीयर टू अकाउंट तभी आप खोल सकते हैं जब आपके पास टीयर वन अकाउंट है। ठीक है। और जो पेंशन फंड मिलता है, जितना भी तरह का आपका पैसा जमा होगा, टीयर वन में जो भी पैसा जमा करेंगे उसी के आधार पे आपको पेंशन मिलेगा। टीयर टू के आधार पे पैसा को पेंशन में नहीं कंसिडर किया जाता है। ये चीज़ बहुत लोग को पता नहीं होगा। ठीक है। टीयर वन में क्या होता है कि ये मेन रिटायरमेंट अकाउंट है, लिखा हुआ है। टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है। विड्रोवल रिस्ट्रिक्शन है। टीयर वन में पैसा आप जो ही जमा कर दिए आपका 60 साल के लॉक इन हो जाता है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन है, उसको आप 60 साल के बाद ही उसको पैसा को निकाल सकते हैं। लेकिन टीयर टू अकाउंट क्या गया, इसका अल्टरनेटिव। कुछ लोग क्या कहना रहता है कि जैसे बिजनेस लोग, हमको तो पैसा आज न कल का जरूरत पड़ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप एनपीएस का अल्टरनेटिव अकाउंट टीयर टू अकाउंट खोल सकते हैं। ये वॉलंटरी सेविंग अकाउंट होता है, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और लिमिटेड टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अब बहुत तो क्या होता है कि हमको हर मंथ हज़ार हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमको कल के डेट में 5,000 की जरूरत पड़ जाए। अगर जरूरत नहीं पड़ा तो उस पैसा को फिर टीयर टू का पैसा को टीयर वन में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। टीयर टू का पैसा को टीयर वन में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन टीयर वन का पैसा को टीयर टू में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीयर वन में क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन है। मेन अकाउंट होता है और ये रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट है 60 साल के लिए। और ये क्या होता है कि आप वॉलंटरी है, सेविंग अकाउंट है, तो आपको कभी भी लगे कि हाँ पैसा हम टीयर टू में रख रहे हैं, और टीयर टू से टीयर वन में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफर कीजिएगा आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा। लेकिन टीयर टू में लॉकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन कितना होता है। ठीक है। अब होता है कि प्राइवेट एम्प्लॉय कोई भी फिक्स कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि 500 रुपया मिनिमम है टीयर वन में, लेकिन 250 रुपया कर दिया गया है। वो पहले 500 रुपया इसमें भी था, अब इसमें कर दिया गया मिनिमम 250 रुपया आप कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। ठीक है। और ईयरली आपको 500,000 रुपया कंट्रीब्यूशन करके, मतलब मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कंट्रीब्यूशन इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आपका ईपीएफ में लिमिट है कि आप 1.5 लाख तक ही कर सकते हैं, लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या होता है कि बेसिक प्लस डीए। एम्प्लॉय क्या करता है, 10% जमा करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, 14% इसमें जमा करता है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय 10% देता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14% देता है। ये रूल के अनुसार डिपेंड करता है, लेकिन प्राइवेट के केस में नहीं डिपेंड करता है। जितना कंट्रीब्यूशन आपका ही कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। आपको 10% करना है, 20% करना है, 30% करना है। इसमें 2% है कि एम्प्लॉय करेगा 10% और गवर्नमेंट करेगा 14%। लेकिन प्राइवेट के केस में ये अप्लीकेबल नहीं है। आप जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे वही आपके अकाउंट में पैसा बना रहेगा। एनपीएस इन्वेस्टमेंट का चॉइस क्या होता है, तब बोलता है कि आप कि गवर्नमेंट 14% क्यों देता है, मेरे अकाउंट में क्यों देता है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले वो लोग को क्या करता था, पेंशन के रूप में देता था। तो गवर्नमेंट पेंशन ना दे के उसके बदले में ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि आगे जाके आपको एक लमसम अमाउंट
मिल जाएगा, ठीक है। एनपीएस इन्वेस्टमेंट चॉइस क्या है? अब क्या है, एक्टिव क्या होता है, खुद डिसाइड करना होता है कि कितना पैसा मेरा, इसमें एक एक चीज़ और अच्छा है कि आपको खुद ही डिसाइड डिसाइड कीजिए कि हमको इक्विटी में कितना परसेंट रखना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना परसेंट रखना है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना परसेंट रखना है। जैसे होता है कि हमको पूरा पूरा पैसा इक्विटी में रखना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना पोर्शन करना है, वो आपका अलग अलग एसेट्स क्लास के ऊपर में अलग अलग, मतलब आदित्य बिरला का हो गया, सन फार्म, बहुत सारा है कंपनी, ठीक है ना, उसका डाला हुआ है कि आप कितना परसेंट एलोकेशन कर सकते हैं। तो उसके आधार पे आप एच का है, एसबीआई का है, यूटीआई का है, अब लेके उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। एनपीएस में रिटायरमेंट कितना मिलता है, ठीक है, इसमें कोई गारंटी रिटर्न नहीं है। बहुत लोग बोलता है कि गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट पेंशन हटा दिया, पेंशन नहीं हटाया, पेंशन का तरीका को चेंज किया है। जिस तरह पहले क्या होता है कि पूरा का पूरा पेंशन का लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाता था, अब उसमें क्या होता है कि कुछ आप कंट्रीब्यूट करो, कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ मार्केट कंट्रीब्यूशन करेगा, तो इसमें तीन कंट्रीब्यूशन हो गया। एनपीएस में अगर बोला जाए तो इसमें एक कंट्रीब्यूशन नहीं है, तीन कंट्रीब्यूशन हो गया। एक तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तीसरा मार्केट मतलब इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट कर रहा है। तीनों का कंट्रीब्यूशन मिला के जितना कंट्रीब्यूट बनेगा, इसीलिए इसमें मतलब गारंटीड रिटर्न नहीं हो सकता है कि आपको जितना पहले मिल रहा है उससे ज़्यादा भी मिल सकता है और उससे कम भी मिल सकता है। इसीलिए ये मार्केट बेस्ड, मार्केट परफॉर्मेंस पे होता है। बहुत लोग अब तो ये मानना होता है कि इसमें दो ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है इसमें तीन कंट्रीब्यूशन है। एक इकोनॉमिक भी आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि 10% आपने दिए, 14% तो आपका गवर्नमेंट दिया, और जो इकोनॉमिक आपको दे रहा है, मतलब हमारा जो शेयर मार्केट चल रहा है कितना, हो सकता है कि 20% आगे बढ़ जाए, 50% आगे बढ़े, तो उसका तो बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको तीन ढंग का बेनिफिट इसमें मिल रहा है। तो और आगे देखते हैं, इसलिए वो इसमें बोल रहा है कि इसमें रिटर्न का गारंटीड नहीं होता, रिटर्न क्या अनलिमिटेड होता है। आप चलते हैं टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट क्या होता है, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80 CC D1 में भी सैलरी का 10% प्रिस्क्राइब लिमिट तक डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80 CC D1B में भी एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन मिलता है। और सेक्शन 80 CC D2, ठीक है, उसमें भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो ऑल रीजिम में टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं उसको तो ये सब सेक्शन का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो न्यू न्यू टैक्स रीजिम में इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, जैसे अभी आईटीआर का टाइम चल रहा होगा, ठीक है, तो आईटीआर के टाइम में जो न्यू रीजिम में कर रहे हैं उसको तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऑल रीजिम में कर रहे हैं तो ये सब सेक्शन में आप एक्स्ट्रा ये सब डिडक्शन ले सकते हैं। रिटायरमेंट पर पर पैसा कैसे मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि जब हम रिटायर कर जाएंगे 7 साल बाद तो पैसा कैसे मिलेगा। तो आगे आपको बताया कि जैसे आप 60 ईयर पर आप रिटायर करेंगे तो अप टू 60% क्या होता है, टैक्स फ्री लमसम आप निकाल सकते हैं, जितना भी पैसा आप जमा किए हैं, ठीक है। टीयर 2 का पैसा तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टीयर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, टीयर 1 में जितना भी पैसा आप जमा किए उसको 60% क्या कर सकते हैं, लमसम निकाल सकते हैं। और मिनिमम 40% का क्या करना पड़ेगा आपको, एनुटी खरीदना होता है, ठीक है। और वही एनुटी, एनुटी का मतलब क्या होता है कि अभी आप खरीद लिए, आपको मतलब आजीवन आप में उसमें जो भी बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस पर आपको पेंशन मिलते चला जाएगा, ठीक है। एनपीएस से पेंशन कितना मिलता है, पेंशन डिपेंड करता है टोटल कॉर्पस, एन्युटी का क्या रेट है और रिटायरमेंट एज क्या है आपका, ठीक है। मतलब एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। आपने हो सकता है कि आप जमा ही बहुत कम अमाउंट कर रहे हैं, एन्युटी का रेट भी आपका लो है, आपका रिटायरमेंट का एज भी बहुत हाई है, तो उस पर मतलब कम बेसी हो सकता है, ठीक है। अब होता है कि पार्शियली विड्रॉवल का रूल क्या आता है, आप हायर एजुकेशन, मैरिज, हाउस पर हाउस परचेज या तो सीरियस इलनेस के केस में आप एनपीएस से विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन के साथ में आपका एम्प्लॉयर उसमें सर्टिफाई करेगा, उसके बाद में आप इससे पार्शली विड्रॉल कर सकते हैं। एनपीएस का फायदा क्या होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, मतलब कल के डेट में हर कोई काम करते करते आज न कल रिटायरमेंट करना है, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है हम लोग को, ठीक है। लॉ चार्जेज है, लॉ चार्जेज तो चार्जेज है, इसमें इसमें भी जीएसटी एप्लीकेबल है। जब आप कंट्रीब्यूशन करने जाएंगे तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट पे जीएसटी चार्जेस करता है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को इसको टैक्स फ्री करना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को हम सुझाव दे रहे हैं कि आपको आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है और सबको सिक्योर करना है, तो एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, लेकिन अभी इंटरेस्ट मतलब ये टैक्स फ्री होना चाहिए, जबकि अभी इसके ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है। ये क्या होता है कि मार्केट लिंक ग्रोथ होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन मैनेजमेंट पोर्टल होता है कि आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जॉब चेंज पर सभी अकाउंट चेंज नहीं कर सकते, मतलब जब आप भी जब जॉब जब चेंज कर रहे हैं, आपका जो प्रान नंबर होगा, प्रान
परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर वो सेम ही रहेगा, जिस तरह ईपीएफ में सेम रहता है उसी तरह जब भी जॉब आप चेंज कर रहे हैं दूसरा एम्प्लॉय को भी सेम एनपीएस अकाउंट प्रान नंबर दे दीजिएगा, तो आपका कंट्रीब्यूशन इसी में होता है। एनपीएस का नुकसान क्या होता है, इसमें क्या होता है गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। जैसे ईपीएफ में होता है कि एक गवर्नमेंट 8%, 7%, 9% एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करता है, उतना पैसा मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। मार्केट रिस्क है, ठीक है। 60 ईयर्स तक लॉक इन हो जाता है, मतलब आपका पैसा मतलब मार्केट के आधार पे रिस्क है, हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे तो अच्छा मिल जाएगा, खराब परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन से कम भी मिल सकता है। आपका पैसा 60 साल तक लॉक इन हो जाता है, अप टू कि कुछ मतलब मेजर मतलब हायर एजुकेशन, मैरिज, हाउस परचेज, सीरियस इलनेस को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं कि पेंशन अमाउंट क्या होता है, एन्युटी रेट पर डिपेंड करता है, मतलब आपका एन्युटी का क्या रेट है उसके ऊपर आपका पेंशन का रेट भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एनपीएस और ईपीएफ में क्या अंतर है। जैसे एनपीएस का क्या होता है, रिटर्न। रिटर्न क्या होता है कि एनपीएस में क्या होता है मार्केट लिंक होता है, जबकि ईपीएफ में क्या होता है रिटर्न मार्केट का रिलेटिवली रिलेटिवली मतलब फिक्स ही होता है, ठीक है। रिस्क क्या होता है, एनपीएस में मॉडरेट होता है, ईपीएफ में लो होता है। टैक्स का बेनिफिट एनपीएस में भी अच्छा हाई है और ईपीएफ में भी हाई है। पेंशन दोनों में मिलता है, एनपीएस में मिलता है, ईपीएफ में लिमिटेड है। अगर आप 10 साल मेरा ईपीएफ का वीडियो में जाइएगा तो देखिएगा उसमें पूरा बताया गया ईपीएफ के बारे में, ठीक है, कि अगर ईपीएफ में पेंशन कब मिलता है, ईपीएफ में कब पेंशन नहीं मिलता, ठीक है। इसमें तो इसलिए लिमिटेड इसमें लिखा गया है। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा ईपीएफ का वीडियो जरूर देखिए आप। लॉकिंग क्या होता है इसमें, ये रिटायरमेंट तक लॉकिंग रहता है और ये भी रिटायरमेंट तक लॉकिंग रहता है, ठीक है। किसके लिए बेस्ट है, कौन एनपीएस ले सकता है, किसके लिए बेस्ट है, तो प्राइवेट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, फ्रीलांसर, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाला, मतलब इसमें क्या कर सकता है अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकता है। और अभी एक नया चीज समझ में आपको आ रहा होगा, यूपीएस समझ रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाया गया है। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर में काम करता है, जैसे कोई रेलवे में काम कर रहा है, कोई पीएसयू मतलब बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू है, ठीक है, वो सब में अगर कोई काम कर रहा है या तो फिर कोई अपना कुछ हद तक अभी स्टेट गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट नहीं किया है, तो ये यूपीएस नॉर्मल के लोगों के लिए नहीं लाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाया गया। इसमें क्या है, ये ईपीएफ की तरह काम करता है, इसमें कहीं ना कहीं फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी फिक्स, मतलब क्या होता है कि आपको एक निश्चित मिनिमम 10,000 रुपया का पेंशन मिलेगा। इसके ऊपर आगे हम वीडियो लाएंगे, इसलिए एनपीएस ये इसलिए यहाँ पे हम लास्ट टाइम में लिख दिए थे यूपीएस के बारे में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी लाया गया है। इसलिए जो अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो एनपीएस में जाएं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिसको मार्केट पे भरोसा है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, वो एनपीएस में जाएं। जिसको लगता है कि मार्केट परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा, वो यूपीएस में जाए। तो आज के लिए हम लोग कंप्लीट समझे एनपीएस क्या होता है, क्या बेनिफिट है, कब लाया गया है, इसमें अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम लोग कितना पेंशन पा सकते हैं, क्या बेनिफिट है, किसके लिए लाया गया, ये कंप्लीट आपको जानकारी इस वीडियो में मिला। इसके लिए धन्यवाद आपको।